Hey guys, Assalamu alaikum. I am Zainab and I have a YouTube channel named BS English, Zainab BS English. So I am here to teach you guys the basic grammatical errors and the simple and basic mistakes we usually do while writing. So before starting this video, I request you all guys to please subscribe to my channel and like, comment and share my video as much as you can. So let's get into the video. So today I'm going to teach you some basic grammatical mistakes or some basic grammatical errors. So first of all we need to know what the purpose of grammar कि ग्रामर का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है। ग्रामर बेसिकली आप सब जानते हैं कि ग्रामर की वजह से ही हमारी इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा उसको पावर मिलती है, वो होल्ड मिलता है, जिसकी वजह से हम वर्ड्स की सिलेक्शन में अच्छा जो है रोल वो प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वी हैव टू क्लैरिफाई द मीनिंग, वी हैव टू चेक द क्लैरिटी ऑफ मीनिंग वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट, देन इट्स रेडिबिलिटी कि ये पढ़ने के लायक है, ये इसको पढ़ा कैसे जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ क्रेडिबिलिटी कि इसमें कितनी सी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, क्या ये अपने अल्फाज के हिसाब से ठीक भी है या नहीं भी है। तो ये तीनों स्टेप से स्टार्ट करके आप जो है अपनी ग्रामर को अच्छा बना सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, रीडेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का अगर एक बात मैं करूँ तो इसका सबसे ज़्यादा रोल है क्रेडिबिलिटी का इसमें, कि इसकी वजह से हम जो है अपने मीनिंग को अच्छी तरह जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अब मैं जो दूसरी बात लिखने जा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ एरर। हमने ये तो लिख लिया है कि ग्रामेटिकल एरर्स क्या हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनकी आगे फर्दर टाइप्स भी है। सो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग वर्ड एरर्स, कि रॉन्ग वर्ड जो हमें नहीं पता होता, हम कुछ इस तरह के अल्फाज लिख लेते हैं कि बाद में हमें पछतावा होता है। कुछ एग्ज़ामिनेशन अगर हम कहीं दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, तो हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में इतना नर्वस हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम वो रॉन्ग वर्ड लिख देते, जिसका जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर चेकर पे भी और जो है बाकी जो आपका टीचर होता है उस पर भी। तो इसको हटाने के लिए आप ज़रूर जो है वो रॉन्ग वर्ड एरर को ध्यान में रखें। द सेकेंड वन इज़ पंचुएशन एरर्स, कि पंचुएशन एरर्स क्या होते हैं, मतलब आपने कहीं पे कॉमा यूज़ करना है तो आप उसकी जगह पे आप फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं, तो इट टोटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कि आप अभी बात कंटिन्यू करना चाह रहे थे लेकिन उस फुल स्टॉप की वजह से क्या हुआ कि आपकी बात तो कंप्लीट हो गई। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। द थर्ड वन इज़ यूजेज एरर, कि हमने यूज़ किस तरह करना है वर्ड्स को, हम वो भी मिस्टेक कर देते हैं। सॉरी, थॉट प्रॉब्लम है मेरा। तो ये मैं इंग्लिश और हिंदी उर्दू में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ जो है लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। अच्छा, तो अब हम आगे हैं रॉन्ग वर्ड एरर्स पे। तो ये है स्पेलिंग एंड टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स। जाहिर सी बात है, हम स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो वो हमारा वर्ड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब जिस तरह यूट्यूब है तो मैं उसको वाई और UTO भी यूट्यूब लिख दूँगी, तो ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और टोटली एक सेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इससे बचने के लिए उन्होंने कहा है कि जस्ट डोंट रिलाई ऑन स्पेल चेक। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा ऑटो करेक्ट का वर्ड में ऑप्शन होता है वो भी उसको कैच नहीं कर पाता, क्योंकि मीनिंग हमारी लैंग्वेज का और होता है। द थर्ड वन इज़ रॉन्ग मीनिंग, कि हम एक वर्ड है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अब एक वर्ड के हज़ारों मीनिंग भी हो सकते हैं, तो अब हमने लिखना कुछ और था और हमने राइट कुछ और कर दिया, तो वो क्या बन जाता है कि उसका हम लोग जो है वो गलत मीनिंग भी निकाल देते हैं। तो इसका जो एक सल्यूशन है, जो इसका एक हल है, इसका जो उपाय है वो ये है कि आप जो है हमेशा एक डिक्शनरी अपने पास रखें। ये एक प्रो टिप आप समझें कि अगर आपने अपनी ग्रामर को अच्छा करना है, अगर आपने जो है मिस्टेक से बचना है, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, अगर आपको राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ जो है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लाजमी रखें। ठीक है, और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है तो वो साथ एक उर्दू ट्रांसलेटिंग वाली डिक्शनरी भी लाजमी रखें। उसके बाद क्या है, इसका जो अगला सलूशन है वो क्या है, वॉच आउट फॉर वर्ड्स,
कि आपने अगर एक वर्ड लिखा है जो कि मुश्किल है, जिसका मीनिंग जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपने फ़र्स्ट टाइम देखा है, या आपको स्पेलिंग का डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए जो है आप अपने वर्ड्स को डिक्शनरी में पहले आप जो है सर्च करें, उसके बाद आप राइट करें। जो इसके सेकंड टिप है वो ये है कि वॉच आउट फॉर वर्ड्स अबाउट द मीनिंग ऑल टुगेदर। वो कह रहे हैं कि और जो वॉच आउट रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग शेड्स ऑफ। अब क्या होता है कि एक वर्ड का जो है मीनिंग और होता है, लेकिन अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका वो और ही शेड बन जाती है, वो और ही कुछ ज़ाहिर होने लग पड़ता है, तो उसको भी आप चेक करें। अब जो है हम आते हैं अपने सबसे पहला जो हमारा एरर था, रॉन्ग वर्ड एरर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं जो हम लिखते तो हैं, लेकिन जो है हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने लिखना, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि होते सेम है लेकिन उसमें कुछ ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके नाउन प्रोनाउन का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम उसको प्रोनाउंस करें तो वो सेम ही प्रोनाउंसिएशन देते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं देयर, देयर और देयर। देखें, मुझे प्रोनाउंस में कर रही हूँ तो ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल सेम प्रोनाउंस्ड हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब मैंने इनको लिखा है इनके टोटली मीनिंग चेंज हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देयर की, यानी देयर, प्लेस द फ्लावर देयर। लाइक ये है एडजेक्टिव जो कि इंडिकेट करता है लोकेशन को या डायरेक्शन को या प्लेस को, कि ये लोकेशन बताता है कि इस फूल को यहाँ रख दो, ठीक है। अब है देर, अब दे के आगे अपॉस्ट्रफी है, फिर आर ही है, तो ये देयर पढ़ा तो देयर ही जाता है, लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर है। लाइक इसकी एग्जांपल है दे आर गोइंग टू मार्केट, कि वो बाज़ार जा रहे हैं। फिर है देयर, अब ये जो देयर है ये पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है कि कोई चीज़ जिस पे आपका अपना हक है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले सेंटेंस बनाती हूँ दे आर का, जो कि क्या था, दे आर, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर है। तो इसका मैं सेंटेंस सोचती हूँ, एक मिनट, ये मैं लिख रही हूँ दे आर गोइंग टू शॉपिंग या स्टोर, दे आर गोइंग टू स्टोर टुगेदर। तो ये क्या हो गया कि वो सब जो है इकट्ठे स्टोर पे जा रहे हैं या जाने लगे हैं। अब दूसरा क्या है देयर, ये कौन सा था, पोजेशन वाला, तो इसकी पोजेशन हम कुछ इस तरह से शो करेंगे। अब मैं एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे है द मैनेजर्स आर इन देयर वीकली मीटिंग, ठीक है। ये जो है मैंने देयर का कि वो अपनी, ठीक है, पोजेशन शो कर रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो अपनी हफ्तावार की मीटिंग में हैं, ठीक है, जो उनका वीकली में मीटिंग होता है। द थर्ड वन इज़ देयर, ये क्या था, एडजेक्टिव था जो कि शो करता है, इंडिकेट करता है द लोकेशन और प्लेस। सो आई एम गोइंग टू मेक द सेंटेंस प्लेस द फ्लावर्स देयर। इट मीन्स के उन फूलों को यहाँ रख दो, यहाँ। अब ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ ये लोकेशन शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा, मुझे लगता है कि आपको जो है इनका कुछ क्लैरिफिकेशन हो गई है, क्योंकि हमने सबसे पहले यही बात की थी कि क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, आपको क्लैरिटी ऑफ मीनिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरा वर्ड मैं लिखने लगी हूँ वो है यू, योर और योर। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है, लिखते हुए, तो इन बातों का ध्यान आपने बहुत रखना है। तो सबसे पहले मैं इसका सेंटेंस बना रही हूँ, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट राइटर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है एक बहुत बड़े राइटर बनने वाले हो। अब ये जो दूसरा योर है ये क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है, तो ये क्या है, योर हेयर। याद रखें कि हेयर को आपने कभी भी हेयर्स नहीं लिखना, ठीक है, ये हमेशा जो है हेयर ही लिखा जाता है। तो योर हेयर लुक नाइस टुडे, क्योंकि अब जब पोजेशन वाली डिग्री में आ जाता है तो हम इसको हेयर कहते हैं, ठीक है। इस तरह ही फ़िश है तो हम उसको फिशेस नहीं कहेंगे, सिर्फ फ़िश ही कहेंगे।
अब जो थर्ड कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड है वो है whose और whose। अब जो फर्स्ट वन वाला whose मैंने लिखा है वो आप सब जैसा कि जानते हैं ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ who is। कि ये हम जो है कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए हम जो है ये वर्ड्स को छोटा करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया है who's on first base। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ही शी। अब जो सेकंड वाला whose है वो जो है whose watch, ये भी पोजेशन शो कर रहा है कि ये घड़ी किसकी है। whose watch is this, ये घड़ी किसकी है। ओके, the next commonly confused word is a very confusing word. Just keep in mind it's the first one is IT apostrophe S, the second one is ITS without any punctuation mark, and the third one is ITS apostrophe. So here I am going to give you a very important note about this it's. So first of all I am going to make the sentence of IT apostrophe it's, which is very common and it's a contraction of it is. So the sentence for this is it's a beautiful day. So I am going to pronounce it it's a beautiful day. So it is the contraction of it is. It is a beautiful day, exclamation mark. So I am explaining my opinion, my happiness. Now the second it is a possessive it's. Download program along with its readme files. Okay, so this it shows possession कि डाउनलोड करो ये प्रोग्राम को उसकी जो है रीडमी फाइल्स के साथ। तो ये हम कर रहे हैं पोजेशन। ये बातें तो आपको क्लियर होगी। जो थर्ड वन है, अक्सर एग्जामिनर्स जो हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए IT अपोस्ट्रोफी S वाला MCQ भी दे सकते हैं। तो आपने कभी भी नहीं भूलना कि इट्स इज़ नॉट अ वर्ड एट ऑल। ये किसी भी डिक्शनरी में ये वर्ड पाया ही नहीं जाता। IT अपोस्ट्रोफी S इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। ये कुछ इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। तो अब अफेक्ट और इफ़ेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी अंटिल नाउ, बट नाउ इट्स क्लियर। क्योंकि जो अफेक्ट है ना ये है वर्ब टू एक्शन या इन्फ्लुएंस के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, द आउटेज शुडंट अफेक्ट ड्यूरिंग वर्क। ठीक है, आउटेज शुडंट अफेक्ट, ए वाला अफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर कोई एक्शन हो रहा है वर्ब का, वर्ब होता है जो है वो एक्शन के लिए है, या अगर वो आप पे कुछ इन्फ्लुएंस दे रहा है तो इसके लिए जो है हम अफेक्ट करेंगे, जो आप पे असरअंदाज हुआ है। ठीक है, कि ये जो आउटेज है वो काम पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, या ड्यूरिंग जो है वो काम जब हो रहा था तो उस पे जो है आउटेज का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अब जो सेकेंड सेंटेंस है, द आउटेज शुडंट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन यूज़र्स। अब जो है ये इफ़ेक्ट है, द आउटेज शुडंट हैव एनी इफ़ेक्ट, कि आउटेज का जो है वो यूज़र्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये अफेक्ट जो है वो किसी चीज़ पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो इफ़ेक्ट है वो किसी इंसान पे। ठीक है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड जो है वो है टू और टू। अब ये प्रोनाउंसिएशन तो इनके सेम है, they have the same pronunciation, but whenever we are going to write this, its meaning is different, its meaning is changed. So for example, I am going to market, so it is showing the preposition to, in, and, of, behind. So these are the prepositions. The next sentence is, she decided to wear same dress too. So this too is the same too, like another one or another person is wearing the same dress, so she is wearing the same dress too. So this is adverb. Okay, now the third is to. We all know that it's universal true.
टू my jacket is too small. This is another sentence and for two I have two apples. Okay, so मेरे पास अब ये जो एक टू है कि मैं जा रहा हूँ, ये प्रपोजिशन है. दूसरा टू कि अगर आपके जैसी ही सेम चीज़ किसी और के पास है, ठीक है. और थर्ड वन टू जो नंबर वाला टू होता है, TWO2 वाला. ओके, अब जो है नेक्स्ट वन जो वर्ड है वो है अलॉट, अलॉट और अलॉट. अब तीनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन जो है इन तीनों का वर्ड डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल द वर्कर्स आर वर्किंग अ लॉट. ऑलवेज 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 रिमेंबर, डोंट राइट अ लॉट टुगेदर. व्हेन वी आर राइटिंग अ लॉट लाइक बहुत ज़्यादा, तो हम उसको अ और लॉट अलग अलग लिखेंगे, उसको सेम हम नहीं लिखते कभी भी. सो इट इज़ एडवर्ब टू ग्रेट एक्सटेंट, कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे चला गया है एडवर्ब. सो द वर्कर्स आर वर्किंग अ लॉट. अब जो सेकंड अलॉट है, ALOT वाला, जो सेकंड वाला हमने लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. इसको आपने क्या याद रखना है कि ये क्या है, एडवर्ब टू ग्रेट एक्सटेंट. अब मैं लिखने लगी हूँ ALOT वाला अलॉट. तो ये इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट अ वर्ड. ठीक है, रिमेंबर, इसको आपने याद रखना है. जैसे मैंने आपको इट्स का बताया था, ITS अपोस्ट्रोफी, तो वो वर्ड नहीं है. एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स देगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना. तो अब थर्ड वाला है वी वर ईच अलॉटेड 20 टिकट्स. अब ये क्या है, वर्ब टू असाइन. जैसे हम किसी काम को, कोई काम हो रहा है तो हम किसी को असाइन करेंगे, तो वो इसके लिए हम जो है अलॉट का वर्ड यूज़ करेंगे कि हमने जो है हर पर्सन को 20 टिकट असाइन किए, अलॉटेड किए. ठीक है, आपने ये याद रखना है. अब ये हमारा ख़त्म हो गया काम. नेक्स्ट है हमारा पंचुएशन एरर्स. पंचुएशन आप सब जानते हैं, इसमें कोमास आते हैं, इसमें जो है अपोस्ट्रोफीज़ आते हैं, इसमें जो है कॉलन्स आते हैं, सेमी कॉलन्स आते हैं, कोटेशन मार्क होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं. सबसे पहले जो यूज़ है कोमा का, मैं आपको वो बताऊंगी कि हमने कोमा कहाँ पे पहला उसका यूज़ करना है. ठीक है, तो अब मैं लिखने लगी हूँ यूज़ अ कोमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉय. अब मैं आपको एक बहुत ही मज़े की ट्रिक बताने जा रही हूँ. फ़ैन बॉय मैं लिख रही हूँ. फ़ैन बॉय स्टैंड्स फॉर, ये नहीं कि वो पंखे वाले लड़के, ये नहीं. फ़ैन बॉयज़ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, इज़ अ क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड एब्रीविएशन फॉर. F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, and Y stands for yet. It take a while to remember. And S stands for so. So these are called fanboys. ठीक है, for and not but or yet so. For example, I am writing a sentence. The game was over, but the game was over, comma. Use a comma before fanboy, but the crowd refused to leave. अब इसमें हमने क्या किया है कि गेम ख़त्म हो गई थी, ये हमारा हो गया. लेकिन जब हमने फ़ैन बॉय यूज़ किया है, अगर इसकी जगह सो भी होता, बट भी होता है, कुछ भी होता, तो उससे पहले आपने कोमा लाजमी यूज़ करना है. ठीक है, अब जो सेकंड सेंटेंस मैं बना रही हूँ, यस्टरडे वॉज हर बर्थडे, कोमा सो. देखें, अब इसमें भी हमने सो से पहले कोमा यूज़ किया है. वी वेंट आउट टू डिनर. ठीक है, तो ये हमने ये सेंटेंस बना लिया है. ये हो गया फर्स्ट रूल जो कोमा को यूज़ करने के है, कि आपने हमेशा जो है कोमा को वो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले यूज़ करना है. वो क्या है, फ़ैन बॉय. बहुत ही इजी और सिंपल सी ट्रिक है, जिससे आपको भूलेगा नहीं कि फ़ैन बॉय क्या है. अगर आपको सेंटेंस गलत मिल जाए कि द गेम वॉज ओवर बट के बाद कोमा है, तो आपने उसको हमेशा गलत ही कंसीडर करना है.
अब जो सेकंड यूज़ ऑफ कोमा है वो ये है, यूज़ अ कोमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। अब उन्होंने कहा है कि कोमा को जो है कोई इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस आ जाते हैं, कुछ फ्रेज़ अगर आप लिखते हैं या इवन कोई भी वर्ड्स हैं जो कि मेन क्लॉज के पहले आते हैं, दैट कम बिफोर द मेन क्लॉज। अब इस लाइन को आपको समझने की ज़रूरत है। यूज़ कोमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स दैट कम बिफोर मेन। अब जो कोई भी फ्रेज या सेंटेंस है जो कि मेन क्लॉज से पहले यूज़ हुआ है, इंट्रोडक्टरी क्लॉज में या कहीं भी, तो आपने उससे कोमा लगाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको फिर उसके बाद वो जो है वो क्लियर होगा। बिफोर मेन क्लॉज, देखें मेन क्लॉज वो होता है कि जो मेन सेंटेंस है जिसकी फुल आपको सेंस बन रही हो। तो ये देखें, वाइल आई वॉज ईटिंग, कोमा, हमने क्या कहा था, मेन क्लॉज से पहले, कोई भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, वर्ड है, उससे पहले, ठीक है। द कैट स्क्रैच्ड एट द डोर, वाइल आई वॉज ईटिंग, ये हो गया हमारा जो है बिफोर द मेन क्लॉज कोमा। तो फिर उसके बाद क्या किया, द कैट स्क्रैच्ड एट द डोर। हमने कोमा को इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस और फ्रेजेस से पहले यूज़ करना है, मतलब जो मेन क्लॉज है वो बाद में आएगा। पहले कोई भी इवन एक वर्ड भी है ना, तो आपने उस पर लिख के कोमा लगाना है, उसके बाद आपने अपना मेन क्लॉज स्टार्ट करना है। अब मैं आपको सेकंड सेंटेंस जो है इसका वो बताती हूँ। वेल, ये हो गया एक वर्ड, मैंने आपको वर्ड की भी एग्जांपल दी है। वेल परहैप्स ही मेंट नो हार्म। अब जो है वेल, ये हो गया वर्ड, कोमा, फिर हमारा पूरा हो गया मेन क्लॉज स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम जो तीसरा रूल है कोमा को यूज़ करने का वो ये है, यूज़ कोमा टू सेपरेट 3 और मोर क्लॉजेस, वर्ड्स और फ्रेजेस। अब जो थर्ड रूल है ये यूनिवर्सल रूल है, ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अपनी क्लास 1 से, स्टैंडर्ड 1 से हम ये यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं पे भी जो है कोई भी 3 फ्रेजेस, क्लॉजेस या वर्ड्स मिल जाए तो हम उनको सेपरेट करने के लिए जो है हम वो कोमा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस द लेजिस्लेटिव्स, ठीक है। अगर हम इनको इकट्ठा लिखेंगे तो इसकी सेंस नहीं बनेगी। ऑलवेज रिमेंबर, इसको इकट्ठा लिखने से सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी, वो पता नहीं मिक्सअप हो जाएगा सारा। इसलिए इसको सेंस बनाने के लिए, इसको मिक्सअप होने से, इसका मैशअप होने से हम रोकने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। लेजिस्लेटिव कोमा, एग्जीक्यूटिव कोमा, एग्जीक्यूटिव भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज अ वर्ड हैव थाउजेंड ऑफ प्रोनाउंसिएशंस। और उसके बाद एंड जुडिशियल, जब हमने वो वर्ड यूज़ कर ली, इसके आगे आप और भी कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जितने भी वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं कोमा लगा के लास्ट वर्ड से पहले आपने एंड यूज़ करना है, ठीक है। एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो प्रोनाउंसिएशन एरर हम कॉमनली करते हैं वो है नेक्स्ट, जो अब मैं आपको लिख के दिखाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत से टाइप्स हैं, कॉमर्स है, सेमीकोलन्स है, अपॉस्ट्रोफीज़ हैं, कॉलन्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलन्स। कॉलन्स के सबसे पहले तो आपने सिंबल को जहन में रखना है। सबसे पहले अगर आप प्रोनाउंसिएशन की मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एक जो है आप पूरा सिंबल चार्ट को आप पहले एनालाइज करें, एनालाइज इट बिफोर यूजिंग एनी ऑफ देम इन योर राइटिंग, ओके। सो यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट प्रीसीडेड बाय एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसकी आपको सेंस बन रही हो, जो इंडिपेंडेंट भी अपना जो है वो मीनिंग पूरा क्लियर कर लेता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जो कि आपका जो है लिस्ट अगर आप लिख रहे हैं, जो एक पूरा सेंटेंस है वो सेंस बना रहा है, उससे पहले आपने कॉलन को यूज़ करना है, ठीक है। एक आपका पूरा जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक क्लोज है, वो लिख के आगे आपने कॉलन लगा के आपने जो आपकी पूरी लिस्ट है वो लिखनी है। अब आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, आई नो। सो आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। द एप्लीकेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग पीसेस,
ठीक है। ये देखें, अब ये जो है फॉलोइंग पीसेस तक ये सेंटेंस अपना अलोन भी, इंडिपेंडेंट भी अपना ये स्टैंड कर सकता है क्योंकि इसकी सेंस कंप्लीट है। अब मैंने ये कॉलन लगा के मैं लिस्ट बताने जा रही हूँ। अब उसमें क्या पीसेस हैं, वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जॉब हिस्ट्री एंड रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये जो है इसमें हमने, अब इसमें दो यूज़ हुए हैं, एक वो कोमा वाला यूज़ हुआ है, हमने अपने जो है वो तीन से ज़्यादा जो क्लॉजेस वर्ड्स को सेपरेट भी किया है कोमा की मदद से, और हमने इसमें कॉलन को भी यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपोस्ट्रफी है, जो कि हम पहले भी यूज़ करते आए हैं अपोस्ट्रफी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ में लाने के लिए, उसको स्मॉल करने के लिए, उसकी फॉर्म शॉर्ट करने के लिए हम उसमें अपोस्ट्रफी यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने लिख रही हूँ कि यूज़ अ अपोस्ट्रफी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, बट डोंट यूज़ कंट्रैक्शन इन योर एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में हम कंट्रैक्शंस यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है ये स्लैंग वर्ड और इस तरह के यूज़ करना, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमारी एकेडमिक राइटिंग पे करते हैं। तो इसलिए आपने अपने पेपर राइटिंग में, या अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कोई आप जो है मैगज़ीन लिख रहे हैं, कोई आप जो है इसके अलावा कोई बुक लिख रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट यूज़ अ कंट्रैक्शन। वी यूज़ कंट्रैक्शन वाइल राइटिंग इनफॉर्मल थिंग्स, ठीक है। तो इनफॉर्मल कोई भी चीज़ लिखने के लिए हम कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, माई मदर्स जॉब, मदर के आगे जो है मैंने अपोस्ट्रोफी लिखा है, ठीक है। माई मदर्स जॉब इज़ बेटर देन ऑल माई ब्रदर्स जॉब पुट टुगेदर, कि मेरी माँ की जो, मेरी वालिदा की जो जॉब है वो मेरे तमाम भाइयों की मिला के भी, कुल मिला के उनसे बेहतर है, ठीक है। तो ये मैंने मदर्स की एक कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है कि क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब एक सेकंड सेंटेंस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल, एक जो है राइटर था डिकन्स, आप सबको पता होगा, अब उसका नाम ही डिकन्स है, ठीक है। तो हमने उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है, तो क्या हम डिकन लिख के उस पर अपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। आपने जैसा नाम है आपने बिल्कुल उसको वैसे ही लिखना है और आगे आपने उसकी अपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं लिख रही हूँ डिकन्स, तो ये नहीं कि डिकन NDICKEN अपोस्ट्रोफी एस, नो, डिकन्स लिख के आगे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, क्योंकि मैं उसको क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन में ला रही हूँ। तो डिकन्स लेटर वर्क्स, जितने भी राइटर हैं अगर उनका नाम ऐसे है तो आपने उसको एज इट इज़ ही लिखना है, रिमेंबर, नहीं तो वो आपका सेंटेंस जो है वर्ड वो गलत हो जाएगा। डिकन्स लेटर वर्क आर मच बेटर देन हिज अर्ली हिस्ट्री। तो ये हमारा कुछ नाम होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर देते हैं लिखते हुए, तो आपने वो जो है कंफ्यूजन वो क्रिएट नहीं करनी। डोंट क्रिएट अ मैस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोंट यूज़ अपोस्ट्रोफी टू फॉर्म अ प्लूरल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द पॉइंट ऑफ CSS, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है NTS टेस्ट वगैरह में जो होता है कि अगर आपको वो अपोस्ट्रोफी लगा के कोई भी प्लूरल फॉर्म दे दें तो आपने वो नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोटेशन मार्क्स, जो पंचुएशन एरर्स है ना जो हमने किया था। अब मैं आपको ना बेसिक प्रोनाउंसिएशन एरर्स, पंचुएशन एरर बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। अब अगर आपने जो है नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि आप थर्ड जो हमारा पार्ट था यूजेज एरर का, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको जो है उसकी वीडियो दे दूँगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको टिप्स वगैरह मैं देती रहूँगी। तो अब मैं लिख रही हूँ, इफ़ सेंटेंस एंड्स विद कोटेशन एंड इफ़ देयर इज़ नो पैरेंथेटिकल साइटेशंस, कि अगर उस पर जो है एक कोटेशन पे एंड हो रहा है फॉर एग्जांपल, और उसमें कोई पैरेंथेटिकल साइटेशंस नहीं है, ब्रैकेट पैरेंथेटिकल होता है ब्रैकेट वाले जो साइटेशंस होती हैं नहीं है, तो पुट योर फाइनल मार्क ऑफ पंचुएशन इनसाइड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ब्रैकेट में हम नहीं लिख रहे तो फिर जो है हम जो अपना फाइनल मार्क होता है, जो हमारा फुल स्टॉप होता है, वो हम इनसाइड कोटेशन मार्क के अंदर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इसमें। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो उन्होंने काफ़ी